हेलो गाइज, आज हम पढ़ते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट। तो मैंने ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, क्या इसकी फीचर्स होती है, इसके बारे में हमने जो कल क्लास ली थी उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि क्या होती है ओलिगोपोली मार्केट है। देन आता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट, की ओलिगोपोली मार्केट में आपका प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो पहला आता है आपका निक डिमांड कर्व, देन आता है प्राइस लीडरशिप मॉडल। तो मैंने आपको ये बताया था कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है कि फ्यू सेलर, जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अगर हम लेकर चले एग्जांपल ऑटोमोबाइल का, कार बनाने जो कार वाली है, ठीक है, इंडस्ट्री हो गई या स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये सारी किसके अंदर आती है, ओलिगोपोली में। ये सारा हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कैसे। अब आता है अब आज हम पढ़ेंगे कि वे प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। तो पहले तो हम दो अजम्पशन लेकर चलते हैं कि पहले तो ये अजम्पशन कहता है कि अगर एक फर्म प्राइस में कमी करती है तो दूसरी फर्म को भी प्राइस में कमी करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी अजम्पशन क्या लेकर चलता है कि अगर एक फर्म प्राइस में इंक्रीमेंट कर रहा है तो दूसरी फर्म के ऊपर इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, दूसरी फर्म कोई रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो दो अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि अगर फर्म प्राइस में कमी करती है तो दूसरी फर्म को भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्म प्राइस में इंक्रीमेंट करती है तो दूसरी फर्म के ऊपर इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। और एक और लेकर चलते हैं कि कौन सी पोल है, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। मैंने कल आपको बताया था कोल्यूसिव ओलिगोपोली, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, प्योर ओलिगोपोली, इनके सबके बारे में। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली कौन सी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई कोल्यूसिव ओलिगोपोली में तो फर्म क्या करती है, कंपटीशन करने के बजाय कोऑपरेशन करती है। यानी यहाँ पर क्या करती है भाई, छोटी छोटी मतलब बड़ी बड़ी फर्में होती है, कुछ एक फर्म में रहती हैं तो आपस में मिल जाते हैं और एक ही प्राइस डिसाइड कर लेती है ताकि आपस में कंपटीशन से बच सके। लेकिन यहाँ पर क्या है, जम्पशन लेकर चल रहे हैं कि फर्म है ना, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली है, उसको एडॉप्ट करें, यानी फर्मों के बीच में क्या है, आपका कंपटीशन है। ठीक है। अच्छा, अब देखो पहली अजम्पशन लेकर चलें कि भाई अगर प्राइस है ना इंक्रीज कर रही है फर्म, तो देखो अगर फर्म प्राइस को बढ़ा रही है तो क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी में, उसके डिमांड प्राइस के कंपेयर में काफ़ी कमी आ रही है। रीज़न क्या है भाई, इस फर्म ने तो प्राइस बढ़ा दिया, दूसरी फर्मों ने तो नहीं बढ़ाया। इससे क्या हुआ कि जो डिमांड है वो दूसरी फर्मों की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ, इस फर्म की डिमांड के अंदर काफ़ी कमी आ गई। देखो प्राइस में तो आपने सिर्फ इतना सा इंक्रीमेंट किया था, माइनर सा, लेकिन आपकी डिमांड में आपकी इतनी कमी आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस फर्म ने प्राइस को बढ़ाया था लेकिन दूसरी फर्मों ने तो नहीं बढ़ाया, है ना। यही एजम्पशन हम लेकर चल रहे हैं। तो इसके कारण अगर प्राइस में कमी की तो डिमांड में प्राइस के कंपेयर में कई गुना कमी आ गई। ठीक है, काफ़ी कमी आ गई। तो ये वाली एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन हमने ली थी कि अगर फर्म प्राइस डिक्रीज करती है तो दूसरी फर्म भी प्राइस डिक्रीज करेगी। देखो फर्म ने प्राइस कम कर दिया तो दूसरी फर्मों ने भी प्राइस कम कर दिया। इससे क्या है, इस फर्म की डिमांड बढ़ी तो, लेकिन थोड़ी सी बढ़ी। क्यों, क्योंकि दूसरी फर्मों ने भी तो प्राइस को कम कर दिया। ठीक है, इससे डिमांड है उसकी तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यही रीज़न है कि भाई मान लो अब इस फर्म ने प्राइस को कम कर दिया तो क्या हुआ, दूसरी फर्मों ने भी प्राइस को कम कर दिया, जिसके कारण उसकी जो डिमांड है वो अन्य फर्मों की तरफ भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये आपका क्या था, सेकेंड अजम्पशन। अब इसके अंदर जो डिमांड कर्व बनता है वो निकट शेप में बनता है। निकट शेप क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, आपका डिमांड कर्व ऐसे शेप में होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या है, आपका इलास्टिक है, लेकिन उसके बाद इन इलास्टिक हो गया। ये आपका एम आर कर्व है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद जीरो होकर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर जीरो होकर नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर फर्म है वो प्राइस में इंक्रीज कर रही है, अगर फर्म प्राइस में इंक्रीज कर रही है तो देखो डिमांड में उसके कंपेयर में कई गुना कमी आ रही है, काफ़ी कमी आ रही है। लेकिन अगर फर्म प्राइस में कमी कर रही है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इस फर्म ने प्राइस में कमी किया तो अन्य फर्मों ने भी तो प्राइस में कमी कर दी, है ना। तो यहाँ पर जो शेप होती है, यानी यहाँ तो क्या है आपका इलास्टिक है और यहाँ पर क्या है, इन इलास्टिक है।
तो यहाँ आपकी क्वांटिटी है, यहाँ आपका प्राइस है। ये आपका एम आर कर्व हो गया और ये आपका ए आर कर्व हो गया, ठीक है। ये कौन सी शेप में, निकड शेप में, यहाँ पर इलास्टिक है और उसके बाद ये क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया। ये आपका एम आर कर्व है, यहाँ पर एम आर कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसके बाद वो जीरो होकर नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपका इस शेप में बनेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जब एम सी एम आर के बराबर हो और एम सी कर्व है वो एम आर को, एम सी कर्व मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है। एम सी कर्व मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो, तो वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये आपका ए आर होगा, यहाँ एम आर होगा, ये आपका एम सी कर्व होगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, ओलिगोपोली में भी आपको तीनों टाइप के प्रॉफिट मिलते हैं। हमने मोनोपोलिस्टिक का भी पढ़ लिया था, है ना, और परफेक्ट का भी पढ़ लिया था और मोनोपोली का भी पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली में। तो ओलिगोपोली में भी क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर आपको तीनों टाइप के प्रॉफिट मिलते हैं। सुपर प्रॉफिट भी मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिलता है और आपको मिनिमम लॉस भी मिलता है। अच्छा, सुपर प्रॉफिट कब मिलता है? अब बात आती है फर्म को सुपर प्रॉफिट है वो कब मिलता है? सुपर प्रॉफिट कब मिलता है? जब देखो आपकी एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा हो एवरेज कोस्ट से। जब आपका रिवेन्यू ज़्यादा होगा कोस्ट से तभी तो आपको प्रॉफिट अर्न होगा, है ना। हम पढ़ चुके हैं सारा ये, ठीक है, तीसरी बार शायद रिपीट हो रहा है ये, क्योंकि मोनोपोली में भी हमने यही पढ़ा था कि सुपर प्रॉफिट कब मिलता है, मोनोपोलिस्टिक में भी पढ़ा था और क्या नाम है, परफेक्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि कब होगा आपका, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब एम सी एम आर को काटे। अब क्या होगा, एवरेज कॉस्ट आपको एवरेज रिवेन्यू से नीचे बनानी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट आपको एवरेज रिवेन्यू से नीचे बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कब होगा, जब आपका रिवेन्यू ज़्यादा हो कॉस्ट से। तो यहाँ पर आप एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रिवेन्यू के नीचे बनाओगे और ये आपका जो एरिया हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। देखो नेक्स्ट कर्व के अंदर बना रखा है, ये जो एरिया हो गया, ठीक है, ये जो एरिया होगा ये आपका होगा सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर क्या है, एवरेज कॉस्ट को आपको क्या करना है, एवरेज रिवेन्यू के नीचे बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट कब होगा, जब रिवेन्यू ज़्यादा हो कॉस्ट से, ठीक है। तो यहाँ की क्वांटिटी होगी, ये आपकी प्राइस होगी और ये आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। उसके बाद आता है नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एवरेज रिवेन्यू बराबर हो एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। ये आपका प्राइज है और ये आपका आउटपुट है। यहाँ तक तो आपने सेम जो निकट डिमांड कर्व बना दिया, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब एम सी एम आर को काटे, और उसके बाद आपको एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ बनाना है, एवरेज कॉस्ट कर्व आपको यहाँ बनाना है। यहाँ पर क्या है, आपका जो एवरेज रिवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट है वो दोनों बराबर है, तो ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। यहाँ पर देखो एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट है दोनों के बराबर है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, ठीक है। अब देन आता है लॉस। लॉस कब होगा भाई, लॉस तभी तो होगा ना जब कॉस्ट ज़्यादा हो रिवेन्यू से। लॉस कब होगा आपको, जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो रिवेन्यू से, सारा पढ़ चुके हैं हम ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉस होगा। यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्राइस है और ये आपका आउटपुट है। ये आपका हो गया निक डिमांड कर्व, ये आपका हो गया एम आर, ठीक है। आपको क्या बना देना है, एम सी, और उसके बाद ये आपका ए आर है। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट है ज़्यादा बनानी, कॉस्ट है एवरेज रिवेन्यू के ऊपर बनानी है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट, ये हो गया प्राइस, ये आपने निक डिमांड कर्व बना दिया। इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पर, ठीक है, एम सी एम आर को काटे जहाँ। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ज़्यादा दिखानी है, ठीक है, यहाँ पर दिखा दे। नेक्स्ट कर्व में देखो, ये आपकी एवरेज कॉस्ट आपने ऊपर बना दी, ठीक है, और ये आपका जो एवरेज रिवेन्यू, जो ये एवरेज रिवेन्यू और जो एवरेज कॉस्ट है, इसका जो डिफरेंस है ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो हमने देखा ओलिगोपोली के अंदर शॉर्ट रन में क्या होता है, आपको तीनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपको सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ओलिगोपोली में आपको सुपर प्रॉफिट ही होता है। रीज़न क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एंट्री बैरियर्स होते हैं भाई। कोई भी फर्म इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। कल मैंने आपको बताया था कि भाई पेटेंट राइट्स वगैरह होते हैं, ट्रेडमार्क्स वगैरह होते हैं, या बहुत सारी मतलब रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिसके कारण नई फर्म इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकती है। और दूसरा यहाँ पर बड़ी बड़ी फर्में रहती है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो नई फर्म है वो ईजिली मार्केट में एंटर नहीं कर सकती है,
ठीक है। तो लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म है उसको सुपर प्रॉफिट मिलता है। लॉन्ग रन के अंदर फर्म को कौन सा प्रॉफिट मिलता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। अब क्यों मिलते हैं? और एक ये भी सिचुएशन होती है कि भाई शॉर्ट रन के अंदर जैसे मिनिमम लॉस की सिचुएशन आ जाती है, तो लॉस के कारण कुछ एक फर्म है वो मार्केट को छोड़कर चली जाती है। अब भाई फर्में ही बहुत कम रहती है, एक दो फर्में भी छोड़कर चली गई, तो उसका जो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो हम कहाँ से परचेज करेंगे? जो बाकी फर्मों से। तो इससे उस फर्म का प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो यही रीजन है